चलिए देख लीजिए आप लोग, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पर आ गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लीजिए आप लोग और बना दीजिएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, माने कि उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। सुनिए, आपसे कहेंगे, आप कहेंगे लोलक की लंबाई में और आवर्तकाल में क्या संबंध है, यही ना है। लोलक की लंबाई और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G L/G हो गया। अब एक बात बता दीजिएगा, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का हो गया। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, L का हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसी हॉल में हैं, तो एक बात बता दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि ये T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का, और यहाँ पर ये T में और G के साथ कैसा संबंध हो गया, उल्टा संबंध हो गया, ये है ना, ये उल्टा संबंध हो गया हमारा यहाँ पर। अब एक बात बताइएगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो क्या होगा, घटेगा। अब समझना है इस बात को यहाँ पर ऐसे लेकर, ये देखिएगा, तो यहाँ पर हो गया ये, यहाँ लड़की ये झूला पर जब बैठी हुई है तो इसका हम लोग जो लंबाई लेते हैं ना, इसके सेंटर से लेते हैं, तो इसका लंबाई L हो गया। और जब ये लड़की खड़ी हो जाएगी, जब ये लड़की खड़ी हो जाएगी तब बताइएगा इसका आवर्त बताइएगा। अब ये जो है, ये लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो ये इसका सेंटर जो है ना, ये कहिएगा ऊपर चला जाएगा। तो ये माने कि द्रव्यमान केंद्र, तब पहले से लंबाई क्या कर गया, घट गया हमारा। ये लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि एल एल आपका L ग्रेटर देन कहिएगा L डैश। इसी प्रकार से हम लोग कह देंगे इसके लिए T ग्रेटर देन क्या होती है, T डैश। तो जब लड़की खड़ी हो गई तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ चला जाता है, ऊपर। जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो द्रव्यमान केंद्र ऊपर चला जाता है, और जब द्रव्यमान केंद्र ऊपर चला गया तो लंबाई में क्या आती है, कमी आ जाती है। लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा, घटेगा। तो वही बात लिख रहा है कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़की के खड़े हो जाने से उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ चली जाती है, लिख दे रहे हैं, कहिएगा कि लड़की के खड़े हो जाने पर, खड़े हो जाने पर उसका द्रव्यमान केंद्र, उसका द्रव्यमान केंद्र जो होती है, द्रव्यमान केंद्र थोड़ी ऊपर चली जाती है, थोड़ी ऊपर चली जाती है, थोड़ी ऊपर चली जाती है जिससे जिससे थोड़ा द्रव्यमान केंद्र ऊपर चली जाती है, जिससे उसकी लंबाई में, उसकी लंबाई में जिससे जिससे लोलक की, जिससे झूले की बताइएगा, जिससे आपका झूले की लंबाई में, माने कि वही हम लोग जो लंबाई लेते हैं ना, लंबाई में कमी आ जाती है, जिससे लंबाई में कमी आ जाती है, लंबाई में कमी आ जाती है, आ जाती है, और आवर्तकाल घट जाती है। और आवर्तकाल क्या करती है, घट जाती है, आ जाती है, और आवर्तकाल घट जाती है, और आवर्तकाल घट जाती है। वो तो भाई गया यहाँ पर आंसर, हमने इसका निष्कर्ष भी लिख दिया। तो ये बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब बन गया ना, ये हाँ बन गया यहाँ पर ये। अब लीजिए अगले सवाल की ओर आ जाइएगा। दो गेंद है, दो गेंद है, ए है और बी है, और बताइएगा कैसे गिराया जा रहा है दो गेंदों को, दो गेंदों को कैसे गिराई जाती है। तो ये बातें समझ लीजिए आप लोग, दो गेंदों को कैसे गिराया जा रहा है, ठीक है, हाँ दो गेंदों।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो गेंद ए है और एगो हमारा बी है, क्रमशः 10 केजी और 1 केजी की है। यानी कि एगो 10 केजी का है और बी हमारा 1 केजी का है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। एक साथ गिराएंगे तो बताइए, किसी भी द्रव्यमान की वस्तु हो, किसी भी द्रव्यमान की वस्तु हो, अगर अगर किसी भी ऊंचाई से गिराई जाए तो एक समान त्वरण से गिरेगी। और याद रखेंगे, त्वरण एक समान होगा और उसको जमीन तक पहुंचने में लगा समय भी क्या होगा, एक समान होगा। एक बात बताइए, G बराबर GM/r²। ये तो बातें समझ गए कि दोनों गेंद एक समान त्वरण से गिरेगी और दोनों का ऊंचाई अगर सेम रहेगा, दोनों का ऊंचाई अगर सेम रहेगा तो उसे जमीन तक पहुंचने में लगा समय का मान भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक बात बताइएगा, T बराबर होती है √2h/g। अब एक बात बता दीजिएगा, ऊंचाई दोनों का सेम है तो बताइए एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अब बताइएगा, यहाँ T1/T2 यहाँ पर ये ऐसे कर दीजिए ना, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √h का, तो यहाँ से हम लोग कह देंगे T1/T2 बराबर √h1/h2। तो ये बताइए, दोनों के लिए ऊंचाई सेम है, एक ही ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसे जमीन तक पहुंचने में लगा समय का मान भी क्या होगा, समान होगा। और इसके साथ साथ वह एक समान त्वरण से भी गिरेगी, नीचे एक समान त्वरण से गिरेगी और एक ही साथ जमीन पर आएगी। तब भूमि ए पर नहीं, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। राइट ऑप्शन इज सी, नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ। अगले नंबर पर आते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर जाएगा वायुमंडलीय दाब घटता है, बाहर वाला दबाव घटेगा। तो यहाँ पर अभी गुब्बारा है, गुब्बारा में हवा भरा हुआ है, यहाँ नहीं फट रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से जो दबाव और बाहर वाला दबाव दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया है। दोनों बैलेंस किया है ना, दोनों बैलेंस किया हुआ है। और जब ये गुब्बारा ऊपर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि हवा का घनत्व तो क्या होती है, कम होती है। हवा का घनत्व तो आपका जो होती है, ये जो आपका सॉरी आपका ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस होती है, अंदर में हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस का घनत्व जो होती है वायुमंडलीय गैस के घनत्व से कम होती है, जिसके कारण गुब्बारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन बाहर वाला दबाव क्या होगा, घटेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, इसको जगह मिलेगा फैलने के लिए और एक ऐसा ऊंचाई आएगा जहां पर ये फट जाएगा। तो कहिएगा, हवा आपका हाइड्रोजन या हीलियम गैस से भरी गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाकर फट जाती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण आपका गुब्बारे के आमाप में साइज में वृद्धि हो जाती है और एक ऐसा ऊंचाई जहां पर जाकर गुब्बारा क्या करती है, फट जाती है। वही बातें हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। कौन होगा आंसर इसका? कह कि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। नहीं सर, वायु दाब क्या करता है, घट जाता है। वायु दाब घट जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन या हीलियम गैस से भरी गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाकर क्या करती है, ब्लास्ट कर जाती है, फट जाती है यहाँ पर। चलिए, बन गया आंसर ना, इसका सही जवाब आ भी गया, आपका आंसर हो ही गया। कौन सा आंसर आया? तो कहिएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। कहा जाएगा कि हाइड्रोजन या हीलियम गैस से, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन या हीलियम गैस से भरी गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाकर फट जाती है, कुछ ऊंचाई पर जाकर फट जाती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण गुब्बारा के आमाप में, गुब्बारा के साइज में वृद्धि हो जाती है और गुब्बारा ब्लास्ट कर जाता है और गुब्बारा फट जाता है और गुब्बारा फट जाती है।
और गुब्बारा फट जाती है, यही तो बातें हैं। यहाँ पर है कोई ऑप्शन? तो हाँ है, वायु दाब घट जाती है। वायु दाब घट जाती है, यही कहानी हमारा यहाँ पर है। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा भाई, अगले सवाल पर आ जाइए आप लोग। सुनिए मेरी बात आप लोग। अब हम यहाँ पर एगो लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पानी हो गया, पानी हो गया, और यहाँ पर भी पानी हो गया, यहाँ पर भी पानी हो गया। ये बताइएगा, यहाँ पर हो गया ये आपका 100 ग्राम हो गया। यहाँ पर इसका टेम्परेचर कह दे रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर कह दे रहे हैं हम, यहाँ पर ये हो गया हमारा, मान कर चलिए कि ये हो गया, ये हो गया 50 ग्राम हो गया। और यहाँ टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोनों को मिक्स किया जाएगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो मिश्रण का जो तापमान हो गया, मिश्रण का तापमान, तापमान तापमान बराबर हुआ क्या आएगा? तो मिश्रण का तापमान बराबर थीटा, हमने थीटा मान लिया। चलिए यहाँ पर थीटा मान लिया, तो ये थीटा का जो मान आएगा ना, कहिएगा थीटा का मान आपका देखिए थीटा का मान जो आएगा, ये आ जाएगा थीटा ग्रेड, देखिए आपका थीटा का मान आ जाएगा ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस से, ग्रेटर सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस से आएगा ना। तो ये जो थीटा का मान आएगा, मिश्रण का जो तापमान आएगा, इसके तापमान से क्या आएगा? ज़्यादा, और इसके तापमान से कम आएगा, इसके तापमान से कम आ जाएगा। तो बताइएगा, जब मिक्स किया गया है तो मिश्रण का जो तापमान आएगा, जो कम तापमान वाली वस्तु है उससे ज़्यादा, और अधिक तापमान वाली वस्तु से क्या आएगा? कम आएगा। तो बताइएगा, जब दो भिन्न ताप जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान अधिक ताप वाली वस्तु से भी अधिक गलत हो गया, अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम तापमान वाली वस्तु से अधिक। बी नंबर ऑप्शन सही होगा ना? हाँ, दोनों वस्तुओं के तापों के योग के बराबर, गलत हो गया यहाँ पर। तो ये मिश्रण का तापमान कितना होगा, ये कैलोरी के नियम से ज्ञात किया जाता है। कैलोरी साहब का कहना था कि वस्तु जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अधिक तापमान वाली वस्तु द्वारा दी गई उष्मा बराबर कम तापमान वाली वस्तु द्वारा ली गई उष्मा, दोनों क्या होती है? बराबर होती है। कैलोरी के नियम के अनुसार, देखिए कैलोरी के नियम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं, ये कैलोरी बात ने बताया था, कैलोरी के नियम के अनुसार नियम के अनुसार, कैलोरी के नियम के अनुसार अधिक तापमान वाली वस्तु द्वारा, अधिक तापमान वस्तु द्वारा दी गई उष्मा बराबर कम तापमान वाली वस्तु द्वारा, कम तापमान वाली कम तापमान वाली वस्तु द्वारा ली गई उष्मा दोनों बराबर होती है। जब इसका नियम आप लोग को पढ़ाएंगे हीट में, जब हीट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आप लोग, अभी नहीं हुआ 258 नंबर सेट नहीं हुआ है, जब वो होगा सेट, कल होगा वो सेट, उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग ले लेंगे वो सेट। तो बताइए, कैलोरी के नियम के अनुसार यानी कि अधिक तापमान वाली वस्तु द्वारा दी गई उष्मा बराबर कम तापमान वाली वस्तु द्वारा ली गई उष्मा दोनों बराबर होती है। ठीक है, हाँ एकदम सही जवाब बन गया ये। अगले नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। ये देखिए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होती है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होती है। तो बताइएगा कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिएगा। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। बताइए, यहाँ पर तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया
बता दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए, इसका कौन सा आंसर आने वाली है, बताइएगा। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। बताइए फटाफट जवाब, कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? देखिए, अब मेरी बात समझिएगा, आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है। जो निर्वात में आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आकाशीय पिंडों में आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है। आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग, आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है। प्रकाश का होता है। एक बात बताइएगा, आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है, सबसे अधिक आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है, जो कि निर्वात में लगभग कितना होता है, बताइए। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये क्वेश्चन अगर कह दिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होती है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए, प्रकाश का वेग कह रहा है कि अधिक होता है, और यहाँ पर आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। यही पर बात को पकड़नी है। इसका जवाब आप लोगों के पास कुछ बन रहा है? चलिए बता दीजिएगा, इसका कोई जवाब बन रहा है तो बता दीजिएगा, जल्दी 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 फटाफट बतला दीजिएगा कौन सा आंसर होने वाली है इसका। नहीं समझे बात? इसका जवाब बता दीजिएगा। प्रकाश का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। इसका जवाब कितने का आया जी? सही सही 3 नंबर ऑप्शन सही कह रहे हैं आप लोग। तो आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होती है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक, आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का जो वेग होती है वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होती है, प्रकाश का वेग आपका लगभग 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। लगभग 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। बता दीजिएगा। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। बोलिए, कोई ऑप्शन बन रही है आप लोगों का यहाँ पर? कोई ऑप्शन है तो बता दीजिए यहाँ पर। 3 गुना 10 का पावर 8, 3 गुने 10 का पावर 8, हाँ तो सही तो बात है, 3 गुने 10 का पावर 8। आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग आपका प्रकाश का होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है इसमें? आंसर की में भाई दो गो ऑप्शन यहाँ पर। प्रकाश का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होती है। तो यहाँ आकाशीय पिंड वाला वेग अधिक होता है, सबसे अधिक नहीं दिया हुआ है। सबसे अधिक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल सी बातें दी गई है। तो जरा एक बार आंसर की में आप लोग देखिए तो कौन सा दिया हुआ है। ये हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही आ जाएगी। तब तो C नंबर हमारे प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, सही ऑप्शन आ सकता है यहाँ पर। चलिए 5 का C नंबर दे दीजिएगा। सबसे अधिक, ये देखिएगा सबसे अधिक होती है लिख रहा है। और बताइए आकाशीय पिंडों में भी किस सबसे ज्यादा किसका? प्रकाश का वेग का होती है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है?
सुनिए बात मेरी बात समझेंगे। इंद्रधनुष के बनने में ए होगा नहीं, ए नहीं होगा। अमृता कुमारी जी कह रहे हैं, हम आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे ज्यादा होती है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे ज्यादा होती है। तो जब आप कह रहे हैं कि आकाशीय पिंडों का वेग, तो आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है, आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है, ये होना चाहिए, ठीक ना है। प्रकाश का वेग अधिक होगा। ये तो भाई यहाँ पर आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। हम्म। यहाँ पर आपका, यहाँ पर विवादित टाइप का क्वेश्चन हो गया है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। यहाँ पर सही में विवादित टाइप का दे दिया गया है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर। आंसर के में आप लोग का क्या दे रहे हैं भाई आप लोग? आकाशीय पिंडों में किसका वेग अधिक होता है? चलिए नहीं, यही मारिएगा, यहाँ अधिक खाली दिया हुआ है, सबसे अधिक होती है, ठीक है, यही रहने दीजिए, सी नंबर ऑप्शन ही दीजिए, सी नंबर ही ऑप्शन दीजिए। आकाशीय पिंड का वेग प्रकाश के वेग से कम होती है, ये कह रहे हैं। ये आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है, यहाँ पर है सिंपली अधिक ना दिया हुआ है जी, आकाशीय पिंडों में सबसे अधिक वेग प्रकाश का होता है। अब यहाँ पर आयोग क्या आंसर दे रहा है, आयोग के अनुसार चलेंगे अब आप, ठीक ना, आयोग के अनुसार चलेंगे आप, आयोग के अनुसार आप चलेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग, आकाशीय पिंडों की गति, देखिए आकाशीय पिंडों की गति, ग्रह तारे आकाश गंगाएं, आकाशीय पिंड में अगर बाकी सब ले लीजिएगा आप, जैसे कि आकाशीय पिंडों में आप ले लीजिए, यहाँ पर तारा ले लीजिए, आकाश गंगाएं ले लीजिए, प्रकाश से बहुत धीमी से चल रहे थे ब्रह्मांड में, देखिए। लेकिन अगर कह दे प्रकाश का वेग ही ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलती है, आकाशीय पिंडों की गति को पार नहीं कर पाती है। तो देखिए यहाँ पर हम कह दे रहे हैं, इसको तब हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, तब यहाँ पर लिख देना होगा। जब इसको दीजिएगा ना तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग, देखिए प्रकाश की चाल, यहाँ पर तब ये कर दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कर दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए 1 नंबर ही आंसर रखिए, इसका 1 नंबर ही रखिएगा। ऐसा ऐसा विवादित क्वेश्चन मिलेगा आपको, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे ज़्यादा हो, सबसे अधिक होती है, नहीं, प्रकाश का वेग अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए इसको रहने दीजिए, हटाइए। जब धूप, देखिए जब, हाँ आकाश से प्रकाश के वेग ही रख दीजिएगा। देखिए प्रकाश के चाल से भी ज्यादा वेग आंका गया है टैक्योन का, क्या चीज का, टैक्योन का, लेकिन अभी तक उसके अस्तित्व के बारे में उतना पता नहीं चल पाया है, रहने दीजिए, ठीक है। वो जब धूप वर्षा की बूंदों, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, सुनिए, इंद्रधनुष के बनना में प्रकाश की 3 घटनाएं इन्वॉल्व है, इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश की 3 घटनाएं इन्वॉल्व है, कौन कौन सा है?
प्रकाश का आपका अपवर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होती है। इंद्रधनुष का बनना हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के कहिएगा कि पूर्ण आपका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। तीनों घटनाओं का एक अच्छा उदाहरण है। तो एक बात बताइएगा, इंद्रधनुष के बनने में तीनों घटनाएं इन्वॉल्व होती है, कौन कौन? तो कहिएगा कि वर्ण विक्षेपण भी, अपवर्तन भी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR। तो एक बात बताइएगा, सुनिए पहले आप लोग, जब वर्षा बरसता है या हल्का बारिश या मूसलाधार बारिश में नहीं, हल्का बारिश या वर्षा के बाद जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, 7 रंगों की एक रंगीन चाँप प्राप्त होती है जो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। और याद रखेंगे ये घटना तो वर्ण विक्षेपण हो गया, और कहा जाएगा कि उसमें अपवर्तन की भी घटना होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना होती है। तभी ना हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हाँ, इंद्रधनुष को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एगो प्राइमरी इंद्रधनुष और एगो सेकेंडरी इंद्रधनुष। प्राइमरी इंद्रधनुष में आपका 1 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और सेकेंडरी में 2 बार अपवर्तन भी होते हैं, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना होती है। लेकिन वर्ण विक्षेपण दोनों में, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, तो परिक्षेपण डिस्पर्सन होती है। हाँ, वही डिस्पर्सन होती है, वर्ण विक्षेपण को ही परिक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण इसी को डिस्पर्सन कह देते हैं। आपका वर्ण विक्षेपण भी, अपवर्तन भी और आंतरिक परावर्तन भी होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है, ठीक ना। ये तीनों घटनाएं होती है, कौन सी जिम्मेवार होती है? तो कहिएगा 1 से अधिक हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज डी, नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन नंबर हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कह दीजिए कौन सी घटना, इसके लिए कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेवार होती है? तो कौन कौन हो जाएगा? परिक्षेपण भी, अपवर्तन भी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी, केवल, अरे बाबा यहाँ देखिएगा कह रहा है कि केवल 1 2 हो जाएगा, केवल 2 3, केवल 1 3, उपरोक्त में से 1 से अधिक, तो कहिएगा उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। तो 6 नंबर का कितना आ गया आपका? तो कहिएगा हाँ सर 6 नंबर का सही जवाब आ गया हमारा। कितना नंबर आ गया? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आप लोग बढ़िया से जवाब दीजिए, आप लोग का गलती सलती आ रहा है जवाब। 1 नंबर कह रहा है कोई, डी क्या क्या कह रहा है यहाँ पर। चलिए, तो एक बात बताओ, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार होती है? परिक्षेपण भी है, अपवर्तन भी है, आंतरिक परावर्तन भी है, उपरोक्त में से 1 से अधिक। राइट ऑप्शन इज डी, नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, क्या होता है वो? तो कहिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवीकरण नहीं होती है। कहिएगा अनुदैर्ध्य तरंग इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का ध्रुवण नहीं होता है, और याद रखेंगे हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ये भी बातें जानते होंगे आप लोग। हवा में ध्वनि तरंग जो होती है, हवा में ध्वनि तरंग बराबर अनुदैर्ध्य होती है, और इसमें अनुदैर्ध्य, और बताइएगा ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होती है। इसमें कहिएगा ध्रुवण की घटना नहीं होती है, ध्रुवण की घटना नहीं होती है। कहिएगा यह घटना जो है ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंग में होती है।
ध्रुवन की घटना अनुप्रस्थ तरंग में, माने ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं। आपका अनुदैर्ध्य में नहीं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवन की घटना अनुप्रस्थ तरंग में होती है, अनुदैर्ध्य आपका अनुप्रस्थ तरंग में होती है। यही बातें तो दी गई हैं यहाँ पर। तो एक बात बताइए, ध्रुवन की घटना अनुप्रस्थ तरंग में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होती है। तो कह रहा है कि नहीं हो सकता है, आपका कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, ध्रुवन नहीं हो सकता है। तो कहिएगा कि आपका यानी कि वे तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती है, कहिएगा अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है कि अनुदैर्ध्य तरंगे, अब प्रकाश तरंगे की विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो किसी में नहीं होती है, किसी में नहीं होती है, नहीं हो सकता है। तो कहिएगा कि एक से अधिक हो जाएगा ना, एक से अधिक ना सर, 6 का ई होगा, 6 का ई मतलब क्या, यहाँ पर 6 का ई माने सब ना है, सही है हमारा, सब सही है। मतलब कि जब धूप की वर्षा, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है, तो कौन सी भौतिक परिघटना उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है जी। आप बताइएगा, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है, बोलिए कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है इसके लिए। तीनों ना जिम्मेवार है यहाँ पर जी, तो ये तीनों का तीनों जिम्मेवार है। तो कह रहे कि जिम्मेवार है, कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है, तो ये बताइएगा। सब का सब ना जिम्मेवार है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कह रहे केवल 1 2, केवल 2 3, कहिएगा 1 और 3 कह रहा है, 1 और 3, 1 और 3, और उपरोक्त में से 1 से अधिक, उपरोक्त में से 1 से अधिक। तो इसका ई नंबर कीजिएगा, ई नंबर काहे कीजिएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक, 1 से अधिक माने 1 और हमारा 2, 1 और 2, ये 2 और 3, 2 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम यहाँ लिखे हैं यहाँ पर कि कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है, तो इसका क्या लिखिएगा आप लोग, उपरोक्त में से 1 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो ये तीनों आपका एक जिम्मेवार है, वर्ण विक्षेपण भी है, अपवर्तन भी है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना होती है, तीनों होती है। तो तीनों जब सही है तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, तो कौन मारेंगे इसका आंसर आप लोग, केवल लगा हुआ है, केवल लगा हुआ है। तो इसी कारण आप लोग यहाँ पर केवल कह रहा है, केवल कह रहा है, केवल कह रहा है, इसी कारण आप कह रहे हैं कि ये नंबर, तो हाँ ये नंबर कर दीजिए। तब जब केवल यहाँ पर देख रहे हैं तो ये नंबर कर दीजिए, तब छोड़िए इसको। अब लीजिए 7वें नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग, 7वें नंबर का जवाब दे दीजिए यहाँ पर, 7वें नंबर का जवाब दे दीजिए। कौन सा आंसर आएगी 7वां नंबर में, 7वां नंबर का जवाब दे दीजिएगा। 7वां का कौन हो जाएगा, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती है, तो कहिएगा कि इसमें से किसी का भी ध्रुवीकरण बताइएगा, तो सब का ध्रुवीकरण होती है कि नहीं होती है, तो कहिएगा ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, तो कहिएगा कि सब का ध्रुवीकरण होती है, अनुप्रस्थ तरंग में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होती है। तो ये नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं आपका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, ये नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है कि एक घड़ी, एक किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, सुनिए आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं आवर्त काल का बढ़ना,
आवर्तकाल का बढ़ना, आवर्तकाल का बढ़ना, बढ़ना कह दीजिएगा लोलक घड़ी का, लोलक घड़ी का सुस्त हो जाना, सुस्त हो जाना। और एक बात बताइएगा, आवर्तकाल का घटना, आवर्तकाल का घटना, घटना क्या बोलते हैं, लोलक घड़ी का, लोलक घड़ी का तेज हो जाना, घड़ी का, लोलक घड़ी का तेज हो जाना, लोलक घड़ी का क्या हो जाना, तेज हो जाना, तेज हो जाना। और सुनिए मेरी बात, कह रहा कि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देने वाले हैं टी बराबर होती है 2π√अंडर एल बटा जी। तो ये बताइए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो हम यहाँ पर लिख देने जा रहे हैं लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई के बढ़ने से, लंबाई के बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ती है, आवर्तकाल बढ़ती है, लंबाई के बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ती है। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल का बढ़ना घड़ी का क्या जाना है, आवर्तकाल बढ़ती है एवं घड़ी सुस्त हो जाती है, एवं घड़ी सुस्त हो जाती है, सुस्त हो जाती है। तो ये बताइएगा कोई ऑप्शन ऐसा बन रहा है, सबसे पहले तो ऑप्शन बताइएगा, अवधि बढ़ती है, अवधि माने क्या हुआ, टाइम पीरियड, अवधि बढ़ती है घड़ी पीछे हो जाती है माने सुस्त हो जाती है, पीछे हो जाती है, सही जवाब 1 नंबर आएगा, 8 का 1 नंबर आ गया सही जवाब हमारा, ठीक ना। हाँ तो कहिएगा अवधि, अवधि हमारा क्या करती है, बढ़ती है, मतलब कि जाने आने में लगा समय बढ़ गया, जाने आने में लगा समय बढ़ गया मतलब कि धीरे धीरे चला है कि स्लो चला, आपका धीरे धीरे चला है कि फास्ट चला है। तो कहिएगा अवधि बढ़ेगा तो घड़ी पीछे ना हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी ना, 1 नंबर आंसर होगा, बी नंबर नहीं होगा, गलत है वो, हर एक समय गलत नहीं, हर एक समय आप लोग थिंकिंग करते हैं, एकदम निगेटिव थिंकिंग करते हैं आप लोग कभी कभी, ठीक ना। हाँ चलिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज पर काम करने पर मोटर जल जाते हैं, प्रायः जल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। जब ज़्यादा धारा खींचते हैं और वोल्टेज जो होती है, जो वोल्टेज के क्या होती है, प्रतिलोमानुपाती होती है, V बराबर क्या होती है, IR होती है, तो I बराबर V बटा R होती है आपका I बराबर होती है क्या, V बराबर IR, जो वोल्टेज का क्या होती है, प्रतिलोमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक बात बताइएगा, कहिएगा कि अधिक विद्युत धारा, ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं क्योंकि वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है, वर्गमूल के नहीं, कहिएगा कि वर्गमूल का नहीं, ऐसे आपका वे V² के समानुपाती उष्मा खींचती है, नहीं, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के क्या होती है, प्रतिलोमानुपाती होती है, प्रतिलोमानुपाती होती है। ये देखिएगा तो मोटर में हमारा एक बैक EMF होती है, कौन EMF होती है, बैक EMF होती है, और एगो आरोपित EMF होती है, एगो बैक EMF होती है, एगो कौन EMF होती है, आरोपित EMF होती है। ये मोटर का सवाल है, ये इसको आप समझिए ऐसे ही, कहने का वे अधिक धारा खींचती है जो वोल्टेज के क्या होती है, प्रतिलोमानुपाती होती है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा माने क्या होती है, AC, AC किसके लिए उपयुक्त नहीं है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये बताइए, बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग DC का यूज करते हैं, क्या चीज़ का, DC का यूज करते हैं। तो कहिएगा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होती है, DC का उपयोग किया जाता है, DC। इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए विद्युत शक्ति संचरण हेतु ट्रांसमिशन के लिए हम लोग AC का ट्रांसमिशन करते हैं, हम लोग DC का ट्रांसमिशन, आपका AC का ट्रांसमिशन करते हैं। तो सही बात है, ये दोनों यहाँ पर हमारा AC, प्रत्यावर्ती धारा इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है, इसके लिए DC उपयुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होती है, ट्रिगर किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन को कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ट्रिगर के रूप में किसका यूज किया जाता है, न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन माने क्या, ट्रिगर माने क्या, चलाने वाला होता है एक तरह के,
न्यूट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन। और ये बातें तो जानते हैं ना, नाभिकीय विखंडन जो होती है न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है। ये कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन जो होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है, विखंडन अभिक्रिया, अभिक्रिया न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है, न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है, वही प्रेरित करता है, प्रेरित होती है। जबकि संलयन अभिक्रिया जो होती है प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होती है। और वही कह दिया जाएगा कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होती है। क्या चीज द्वारा? प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होती है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, द्वारा प्रेरित होती है, प्रेरित होती है, प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होती है। चलिए भाई, एकदम सही जवाब हो गया, न्यूट्रॉन। अगले नंबर पर आते हैं। 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 4 ओम का 4 गो प्रतिरोध है। कितने ओम का? तो 4 ओम का 4 गो प्रतिरोध है, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो कहिएगा 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सुनिए मेरी बात, अगर बहुत सारा प्रतिरोध है और सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? पैरेलल के लिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या है R3 प्लस 1 आपका डॉट डॉट कर दीजिए, अब यहाँ से डॉट डॉट कर दीजिएगा। याद रखेंगे पैरेलल के लिए होता है वैल्यू समान रहने पर, वैल्यू अगर समान रहता है रहने पर तो आप लोग सिंपली क्या कर दीजिएगा, वैल्यू समान रहेगा तो क्या कीजिएगा, RP बराबर कह दीजिएगा R/N के। अगर बहुत सारा प्रतिरोध है, सबका वैल्यू सेम है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, ये आपका क्या करना होगा, एगो वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो गो रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा। तो हम अब प्रश्न पर आ जाते हैं। तो RP बराबर ये R/ कितना है, तो कहिए R का मान 4 है और 4 गो है, तो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा आंसर। नहीं तो उससे भी नहीं निकाल सकते हैं, 1/RP बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन हमने बताया वैल्यू समान रहने पर यह सूत्र लगा देना है। कौन सा आ गया आपका, 1 ओम आ गया आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच वाली अंगुली प्रदर्शित करती है। तो बताइएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होती है मोटर पर लागू होती है, मोटर पर लागू होती है। और एक बात बता दीजिएगा, मोटर पर तो लागू है ये, और इसके साथ साथ हम लोग कह देंगे, इसके साथ साथ हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो हम आपको मेथड बतला रहे हैं वो मेथड अप्लाई कीजिएगा। फादर, मदर और चाइल्ड याद रखेंगे, ये वास्तविक धारा के लिए होती है। कौन धारा के लिए? वास्तविक धारा के लिए। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम लोग बाएं हाथ की 3 अंगुली लेंगे। कौन अंगुली? 3 अंगुली। एगो होती है आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो बीच वाली अंगुली मध्यमा की बात कर रहा है। तो याद रखेंगे फादर, मदर और चाइल्ड। सुनिए, अंगूठा हो गया, यहाँ पर तर्जनी हो गया और यहाँ पर हो गया मध्यमा, यहाँ हो गया मध्यमा। इसको कह दीजिएगा फादर, इसको कह दीजिएगा मदर और इसको कह दीजिएगा चाइल्ड। याद रखेंगे ये, बस और कुछ भी नहीं, बस ये दोनों नियम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये बल की दिशा को बतलाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बतलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। और ये जो बतलाती है ना, धारा की दिशा को बतलाती है, धारा की दिशा को बतलाता है, धारा की दिशा, धारा की दिशा को बतलाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, या चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाती है। कहिएगा चालक पर लगने वाली, चालक पर लगने वाली बल की दिशा, लगने वाली बल की दिशा, बल की दिशा को ये बतलाती है। समझ गए ना? तो याद रखेंगे, ये बताइएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर पर लागू होती है, और ये बताइएगा बीच वाली अंगुली किस पर, किसको प्रदर्शित करती है? धारा की दिशा को। चालक पर लगने वाली बल की दिशा को कौन बतलाएगा? तो कहिएगा अंगूठा, अंगूठा बतलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये कह दीजिएगा कौन है हमारा?
तर्जनी बतलाती है, तर्जनी बतलाती है। ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा ये बतलाता है कौन हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यमा, मध्यमा ये बतलाती है। फादर मदर और चाइल्ड याद रखिएगा, सिर्फ फादर मदर और क्या, चाइल्ड। दाएं हाथ के नियम के लिए भी बता दीजिए, दाएं हाथ के नियम में बस यही है, यहाँ पर है वास्तविक धारा हो गया, कौन धारा हो गया, वास्तविक धारा। और ये बताइएगा अगर ये दायां हाथ का नियम रहेगा तो ये प्रेरित धारा के लिए होगा, बस यही है अंतर। प्रेरित धारा के लिए सब वही है, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन प्रेरित धारा के लिए, और वो जो हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होती है वो जनरेटर पर लागू होती है। किस पर, जनरेटर पर लागू होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम भाई। ये फुलर, फादर मदर और क्या, चाइल्ड, हाँ सही बात है, फादर मदर चाइल्ड। रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक जो होती है यौगिकों के आयन या मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद निर्मित करते हैं, क्या कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। समझ गए बात ना। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, तो वही हमारा उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई एम्फोटेरिक रिएक्शन लिख ले है, बाप रे बाप। तो ये इसको हटा दीजिए भाई, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक चीज देखिए क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। AB प्लस यहाँ पर हमारा CD, समझ लीजिए CD। तो ये बताइएगा A प्लस हो गया एंड B माइनस, और ये कहिएगा C प्लस एंड D माइनस। तो ये इसके पास आएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AD प्लस क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। AD प्लस क्या बन जाएगा, BC हो जाएगा हमारा ये। तो एक बात बता दीजिएगा, यही ना हमारा रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होती है। तो अभिकारक यौगिकों के आयनों के बीच क्या होती है, अदला बदली होती है, अदला बदली होती है, और ये रिएक्शन ही कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसी को कहा जाता है। चलिए अपघटन अभिक्रिया में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटता है, और टूटने के लिए उष्मा चाहिए, आपका उष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए या विद्युत चाहिए। आयनिक वियोजन अभिक्रिया, आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं। हमारे प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर आ जाएगा। अगले नंबर पर आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, हाँ विषैला गैस होती है ये। तो देखिए कार्बोनिल क्लोराइड का बनना किस में आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन जब क्रिया करता है तो COCl2 का निर्माण करता है, इसी को ना बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड कहते हैं। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया में आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती है, वियोजन अभिक्रिया नहीं, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखिएगा इसको, विस्थापन अभिक्रिया में नहीं। विस्थापन अभिक्रिया में कहिएगा कंबाइनिंग रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। हाँ लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है, वीक एसिड की बात किया जा रहा था। दुर्बल अम्ल हमारा खनिज अम्ल नहीं होती है, कार्बनिक अम्ल होती है। सुनिए कार्बनिक अम्ल, अगर हम पूछ देंगे कि कार्बनिक अम्ल जो होती है, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल खनिज अम्ल से, खनिज अम्ल से, खनिज अम्ल में कौन होती है, जैसे में हम कह देते हैं, चलिए खनिज अम्ल से कमजोर होती है, कमजोर होती है, इसका मतलब कि खनिज अम्ल मजबूत होती है। कार्बनिक अम्ल में कौन कौन आ जाएगा, जैसे हो जाएगा साइट्रिक एसिड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा हमारा मैलिक अम्ल हो जाएगा, मैलिक अम्ल हो जाएगा, यहीं पर कह दीजिएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होती है। फिर यहीं पर कह दीजिएगा टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा, टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। ये सब का सब हमारा कौन अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। और खनिज अम्ल में कौन आती है,
तो ये कह दीजिएगा HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ये सब अम्ल जो होती है इस अम्ल से मजबूत होती है। तो बता दीजिएगा यहाँ पर, बताइएगा दुर्बल अम्ल, ये तो हमारा खनिज अम्ल है, ये भी हमारा खनिज अम्ल है, इसका मतलब कि हाइड्रोसाइनिक एसिड कमजोर अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोसाइनिक एसिड कौन अम्ल होगा? कमजोर अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोसाइनिक एसिड होती है, इसी का नाम क्या है? CYANIC साइनिक एसिड होती है, जो कमजोर अम्ल है, और ये दोनों का दोनों खनिज अम्ल में आती है। ये बातें जो लिखे हैं, ये बातें हम इम्पोर्टेंट बातें लिखे हैं, इसको ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक ना? बाकी सब बनेगा क्वेश्चन आपसे। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होती है? तो बताइएगा मिथाइल ऑरेंज सूचक जो होती है अम्ल में कैसा होता है? तो कहिएगा अम्ल जो होती है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है ना मिथाइल ऑरेंज को लाल ही रखता है, लेकिन क्षार जो होती है उसको पीला कर देता है। क्षार मिथाइल ऑरेंज को ORANG ऑरेंज को पीला कर देता है, लेकिन अम्ल जो होती है ना, अम्ल जो होती है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। तो एक बात बताइएगा, प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है? लाल। और एक बात बताइएगा, मिथाइल ऑरेंज और फेनेप्थिलीन जो होती है ना, ये हमारा संश्लेषित सूचक में आता है। कौन आता है? संश्लेषित सूचक के अंतर्गत आता है। हम इस बात को भी लिख दे रहे हैं, संश्लेषित सूचक में कौन आती है? संश्लेषित सूचक, याद रखिएगा ये सब बातें। संश्लेषित सूचक में आता है मिथाइल ऑरेंज आती है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनेप्थिलीन हो गया, फेनेप्थिलीन होती है। ये सब का सब हमारा क्या है? संश्लेषित सूचक के अंतर्गत आती है, संश्लेषित सूचक में आता है। और ये बताइएगा मिथाइल ऑरेंज जो होती है ना, आपका अम्लीय विलयन में क्या होता है? लाल रहता है, और क्षारीय विलयन में क्या होता है? पीला। क्षार मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। चलिए आगे बढ़ जाए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से धीरे धीरे तक अभिक्रिया, आपका वाष्प जलवाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है? चलिए आर्टिफिशियल होती है ये। अरे यार जो बतला रहे हो पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो यार, ठीक ना? हाँ बढ़िया से पढ़ लेना है, आराम से पढ़िए। देखिए हमारा काम है आपको अच्छी तरह से बातों को बतलाना, ठीक ना? हाँ, और आपको समझ कर आंसर खुद ब खुद मारने की कोशिश कीजिए। हमारा काम है आपको प्रोसेस बतला देना, प्रोसेस बतला देंगे, आंसर आप अपने आप मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है? देखिए अब यहाँ पर आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड, देखिए आयरन जो होती है और प्लस आपका जलवाष्प है ना, ये तो जलवाष्प से तो जब ये क्रिया करता है तो ये बनाता है Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन दे देता है ये। तो ये पूछता है कभी कभी सवाल, इसी का नाम है हमारा Fe3O4 हो गया। ये यही ना होता है हमारा मैग्नेटाइट बनाता है, मैग्नेटाइट का निर्माण। अब बैलेंस कर दीजिएगा, इसको बैलेंस कीजिएगा तो लोहा 3 गो है तो 3 कर दीजिएगा यहाँ पर, और ये बताइएगा यहाँ पर कर दीजिएगा आप लोग 4 कर दीजिएगा, तो 4 गो ऑक्सीजन हो गया ना। हाँ 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पर 4 कर सकते हैं आप लोग, 4 हो गया ना। बैलेंस है कि नहीं है? हाँ बैलेंस है। तो ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? तो इसको रिएक्शन के तौर पर समझेंगे तब बढ़िया रहेगा। Fe3O4 हो जाएगा, यहाँ पर Fe3O4 बन जाता है। इसी को ना मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं कि हेमाटाइट, तो कहिएगा मैग्नेटाइट कहा जाता है। अरे XH2O का है होगा, जंग थोड़े। यहाँ पर हमारा आयरन का निम्न में कौन सा ऑक्साइड आयरन की जलवाष्प से देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है, देर तक यही प्राप्त होता है, अभिक्रिया करता है, तो ये बन जाता है Fe3O4 और प्लस 4H2O, यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है। ये यही बनेगा आपका, ठीक ना? हाँ लीजिए यही बनेगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराने पर, सुनिए, जब हमारा ये कह रहे हैं कि अल्कोहल, सुनिए, अम्ल और अल्कोहल क्रिया करता है तो ईस्टर बनने के लिए अम्ल, यहाँ देखिएगा अम्ल प्लस अल्कोहल क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ईस्टर बनता है। पहले ये बातें समझ लीजिए, ईस्टर बनती है। और यही बात कह रहा है कि यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक ना? हाँ, क्या है आपका सॉल, क्या कह रहे हो जी? देखिए, एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, तो अम्ल क्रिया कर रहा है, अल्कोहल से ईस्टर बनेगा, इसका नाम क्या है? ईस्टरिफिकेशन कहा जाता है। जैसे देखिए वही वाला हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग कह दे रहे हैं कि ईस्टरिफिकेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल, तो इसको कह दीजिएगा CH3COOH हो गया, और प्लस अल्कोहल कर रहा है एथिल अल्कोहल, C2H5OH होती है। और ये बताइएगा किसके अब उपस्थिति में? तो कह रहा है यहाँ पर कि अम्ल हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कहिएगा अम्ल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या बना लेगा हमारा? तो कहिएगा कि सर ईस्टर बना लेगा, यहाँ पर ये ईस्टर बना लेगा हमारा, क्या बना देगा? ये ईस्टर बना लेगा। ये देखिए ईस्टर बना देगा, मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? तो ये कर दीजिएगा, इस तरह का बना दिया, ये CH3 C डबल बॉन्ड OO, और यहाँ पर कह दीजिएगा C2H5 हो गया, और प्लस H2O हो गया। इसी को ना ईस्टर कहा जाता है, इसी को हम लोग ईस्टर के नाम से जानते हैं। तो यही तो बात है, यहाँ पर ईस्टरिफिकेशन होती है, यही हमारा ईस्टर बन जाती है। तो ये बताइएगा, यही तो बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर साबुनीकरण का मतलब कि साबुन बनाने की क्रिया होती है। ये साबुनीकरण का मतलब साबुन बनाने की क्रिया, बनाने की क्रिया होती है, साबुन बनाने की क्रिया। साबुन बनाने की क्रिया में जब हम लोग, यही हमारा ईस्टर होती है, ईस्टर को जब हम लोग NaOH की उपस्थिति में, जब हम लोग NaOH की उपस्थिति में हम लोग ईस्टर से हम लोग साबुन बनाते हैं। ईस्टर से क्या बनाएंगे? साबुन बनाएंगे, और साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, सोपिनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था ये भी, आपका NCERT का सवाल है। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट धातु? तो ये हमारा स्कैंडियम होती है, स्कैंडियम धातु है। तो कहिएगा स्कैंडियम, हिंदी में लिख दें, चलिए लिख दे रहे हिंदी में, स्कैंडियम, स्कैंडियम हो गया। और यहाँ पर हो गया गैलियम, गैलियम हो गया, गैलियम हो गया, गैलियम, दोनों का दोनों धातु है, ये दोनों का दोनों धातु है। इसका Z बराबर 31 होती है, इसका Z बराबर क्या होती है? 21 होती है। एगो का Z बराबर 31 और एगो का Z बराबर 21। ये देखिए ना, Z बराबर होता है 31 और इसका Z बराबर होता है 21 होती है। और ये हमारा उपधातु है, ये हमारा क्या है? उपधातु में आती है। और सही जवाब यही हो गया हमारा। धातु नहीं है तो ये क्या है? उपधातु है। बाकी दोनों का दोनों हमारा क्या है? धातु में आएगा। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अच्छा सवाल है ये तो आज। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक डैश डैश कण की स्थिति, अब आवाज आ रही होगी, अब तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग कह देंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं उसके संवेग का निर्धारण पूरी यथार्थता के साथ नहीं किया जा सकता।
इनका कहना था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटा 4 पाई। यही बार बार पूछता है। डेल्टा एक्स बराबर इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता। और ये बताइएगा डेल्टा पी बराबर कहिएगा संवेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के संवेग में, वही संवेग लिख दीजिए ना, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है। यही बातें हो गई और यही बातों को ढूंढना है आपको, इसी बातों को आपको ढूंढना है। हाइजन खोज प्रकाश के, नहीं गलत है ये, कि खोज प्रकाश के बड़े तरंग दैर्ध्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है, गलत है। घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है, आपका कैनॉट रिड्यूस्ड। ये देखिए, अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया सर, यहाँ पर ये लीजिए, अब यहाँ पर अब एगो अलग झंझट आ गया ना, यहाँ पर कोई नहीं है इसमें, तो कौन होगा आंसर इसका, फटाफट बतला दीजिएगा आप लोग। इसमें से कौन होने वाला है 21 का सही जवाब दे दीजिए आप लोग। यहाँ पर कह रहा है कि घटाया नहीं जा सकता, संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से कैनॉट बी रिड्यूस्ड बिकॉज फंडामेंटली इंट्रिंसिक। इलेक्ट्रॉन के लिए खोज प्रकाश, प्रकाश को तो हटाइए दीजिए, सब हटा ही दीजिए, तब सी नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पर। चलिए अगले नंबर पर आते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, सुनिए मेरी बात। अब अगला कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर, स्थिर दाब, जब दाब स्थिर है तो किनका नियम लागू होगा, ये जब हमारा दाब स्थिर है तो किनका नियम लागू होगा, तो कहिएगा चार्ल्स का नियम लागू होगा। किसका नियम, चार्ल्स के नियम से। सुनिए, चार्ल्स के नियम से आप लोग कह दीजिएगा, चार्ल्स के नियम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो कहिएगा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के नियत दाब पर होती है। चार्ल्स का नियम कह दीजिएगा, चार्ल्स का नियम हम लोग कह दिए। तो ये बताइएगा V1 बटा, इसलिए V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 कर दीजिएगा। और अब बनाइए यहाँ से जवाब। कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस, देखिए 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है आपका, तब तक इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। तो सुनिए, हमारा शुरू में मान लीजिए आप लोग V1 बराबर V मान लीजिए, V2 बराबर कहिएगा 2V, T1 का मान दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलना पड़ेगा 300 केल्विन, और T2 का मान हमारा x केल्विन हो गया। अब इसी पर बना दीजिए, बन जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा यहाँ से। तो ये बताइएगा, एक यहाँ पर V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 से, इससे निकाल दीजिएगा। V1 के जगह पर हम लोग कह देंगे, कहिएगा कि यहाँ V बटा 2V बराबर क्या बोलिएगा, 300 बटा x कह दीजिएगा, कट जाएगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 600 केल्विन। तो केल्विन में 600 और नहीं तो 600 माइनस 273 बराबर हो जाएगा कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। 7 3 10 7 2 9 1 10, यही हमारे प्रश्न का आंसर आ गया और सही जवाब ये आ गया। अच्छा सवाल था ये भी आपका, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। चार्ल्स का नियम, जब आप लोग गैस लॉ पढ़ेंगे तब बॉयल का नियम होती है, चार्ल्स का नियम होती है, गैलुसे का नियम होती है, एवोगाड्रो का नियम होती है, और सबको मिला अगर देखा जाए तो यहाँ पर चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और एवोगाड्रो के नियम को मिलाकर एक इक्वेशन बनाते हैं जो हम लोग आदर्श गैस इक्वेशन कहते हैं। और वहाँ पर ये तीनों जो होती है ये यानी कि आदर्श गैस इक्वेशन का निर्माण करती है। ठीक है, हाँ ये बातें आप समझ गए होंगे, बुझ गए होंगे। जब ये बैच में पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल्स में बताएंगे, ये गैस लॉ जिसको कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है, कोवैलेंट यौगिक का गुण नहीं है, तो वो ये आयनिक का होगा। निम्न गलनांक और क्वथनांक है इसका, उच्च गलनांक और क्वथनांक, कहिएगा आयनिक यौगिक का गुण है ये।
आयनिक यौगिक का गुण है ये, आयनिक यौगिक का गुण है ये, आयनिक यौगिक का ये गुण है, ये हमारा कोवैलेंट यौगिक का गुण नहीं है। ये रहा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक होती है, हाँ ये दुर्बल चालक भी होती है। अगले नंबर पर निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन है? तन्य धातु का मतलब कि खींचकर लंबा तार बनाने का गुण किसमें होती है? तो हम लोग कह देंगे कि तन्यता की बात करते हैं तो सोना ग्रेटर देन क्या होती है? चांदी। सुनिए, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना बराबर 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार इससे खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कोई ऑप्शन है क्या? तो हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप, बहुत अच्छा जब क्वेश्चन है ये, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होती है? लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, सुनिए यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस को जब गर्म किया जाता है, जब तापन किया जाता है, गर्म माने क्या होता है? तापन जब किया जाता है तो ये बन जाता है PbO बन जाता है, और प्लस में क्या बन गया? PbO बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन मिल जाती है, और ये होती है भूरे रंग का गैस होती है, भूरे रंग का गैस होती है, ये भूरे रंग का गैस बनती है। कभी कभी पूछता है ये बताइए, बैलेंस कर दीजिएगा तो यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 दूना का 4 गो, तो यहाँ 4 कर दीजिएगा। ऑक्सीजन को गो हो गया? तो कहिएगा 3 दूना 6 दूना 12 गो हो गया, तो 4 दूना 8, 2 10 और 2 12, एकदम सही जवाब हो गया। तो लेड ऑक्साइड बन गया, लेड ऑक्साइड जिसको लिथार्ज कहा जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या? एकदम 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 10th में तो मिल जाएगा ये। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? जब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं रहता है तो उसको कंकाल समीकरण कहते हैं, एस्केलेटन समीकरण के नाम से जानते हैं। कौन समीकरण? कंकाली समीकरण के नाम से जाना जाता है। जटिल समीकरण नहीं, कंकाल रासायनिक समीकरण कहते हैं, एस्केलेटन कहते हैं, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो ये तो सब लोग बता दीजिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होती है नील हरित शैवाल, जिसको BGA कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। तो कहिएगा कि एजोला, आपका ये एजोला का नाम सुने हैं? एजोला और शक्तिशाली बन जाता है कब? जब उसके साथ ब्लू ग्रीन अलगी रहती है तब। एजोला जो है जलीय फर्न होती है, एजोला जो होती है जलीय फर्न होती है, जलीय फर्न होती है। एजोला कौन है हमारा? जलीय फर्न में आती है। एजोला कौन फर्न हो गया? तो जलीय फर्न होती है, ब्लू ग्रीन अलगी तो बताइए, एजोला जलीय फर्न है, सही बातें है ना? हाँ, जलीय फर्न में आती है, हाँ एजोला जलीय फर्न में आती है। जो पानी बताइए, तो ये बताइएगा, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होती है। इसी के साथ में मिलकर शक्तिशाली बन जाती है, ब्लू ग्रीन अलगी के साथ। धान की खेत के लिए उपयोगी है, धान की खेत के लिए उपयोगी, खेत के लिए देख रहे हैं, धान की खेत में हरा हरा टाइप का काई लग जाता है, के लिए उपयोगी होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है? अन्य जीव के वर्ग का नहीं है। आपका बरूथी है, बरूथी जो है ना, ये हमारा आपका अर्थ्रोपोडा में आता है, बिच्छू भी अर्थ्रोपोडा में आता है। केकड़ा किस में आती है? केकड़ा अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत नहीं आती है, ये केकड़ा अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत नहीं रखी गई है। किसको तो कहिएगा केकड़ा को अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, केकड़ा को अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो आखिरकार इसको किसके अंतर्गत रखा गया है केकड़ा को? तो कहिएगा क्रेस्टेसिया के अंतर्गत रखा गया है, क्रेस्टेसिया,
क्रेस्टेसिया के अंतर्गत रखा गया है। क्रैब, केकड़ा जो है ये आपका अन्य, आपका ये दोनों जीवों से क्या है, ये अलग है। क्रेस्टेसिया होती है, ये जलीय में आता है, जलीय जंतु में आ जाती है क्रेस्टेसिया। क्रेस अधसटेसिया, क्रे अधसटेसिया, हाँ क्रेस्टेसिया में आती है। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राणी कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होती है। एनिमल सेल में क्या रहता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। कहिएगा ओनली प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल में होती है। सेल वाल होती है जो सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज का, सेलुलोज का, सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है, ये कड़ा परत होती है। और ये बताइएगा कि आपका ये सेलुलोज का ये बना होती है कौन, कोशिका भित्ति, जिसको सेल वाल कहते हैं ये। अगला है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन माने क्या हो गया हमारा, तो कहिएगा मियोसिस। मियोसिस के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन होती है, तो कहिएगा फ्लावर का वो पार्ट होना चाहिए, फ्लावर का वो पार्ट होना चाहिए। तो कहिएगा सूट का पार्ट होती है क्या, यहाँ हमारा टॉप मूल शीर्ष होती है, या पराग कोष हो जाएगा, तो पराग कोष हो जाएगी, ये एंथर हो जाएगी। ये पराग कोष जो होती है इसमें पराग कण मिलते हैं, इसमें पराग कण मिलते हैं। और ये देखा जाए तो फ्लावर के मेल पार्ट का हिस्सा होती है। कौन पार्ट का, मेल पार्ट का हिस्सा होती है ये। अगला है कि जल की अधिकतम मात्रा किसी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। बताइए जल की अधिकतम मात्रा का अवशोषण कौन सा जड़ करता है, मुसला जड़ करता है कि वो जो हमारा बाल जैसा रूट हेयर, आपका रूट हेयर करता है, बालों जड़ों के बालों से, फ्रॉम रूट हेयर से ये एब्जॉर्ब होती है। सही बातें हैं, बी नंबर ऑप्शन। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है, यह स्तर कम करता है। तो एक बात बता दीजिएगा ये कौन, क्या होगा आंसर इसका, फटाफट इसका जवाब देकर बता दीजिए कौन सा होगा ये। तो लो भाई HDL, LDL, अरे बाबा ये क्या है, HDL माने हाई डेंसिटी, आपका देखिए हाई LDL होती है, आपका ये LDL होती है। तो ये बताइए LDL होती है और एगो होती है, तो देखिए एगो होती है हमारा हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एगो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। सुनिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एगो होती है LDL माने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोटीन। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। हाँ ट्रांस वसा को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, तो कहिएगा कि ट्रांस वसा जो होती है ना, स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा हानिकारक होती है क्योंकि यह खराब आपका LDL को बढ़ाती है, क्योंकि यह खराब LDL को बढ़ाती है और अच्छे आपका HD, ये कह दीजिएगा ना कि हाँ, ये कहने का मतलब कि यह जो होती है खराब LDL को बढ़ाती है, खराब LDL को बढ़ाती है और हमारा यहाँ पर है और अच्छे LDL कोलेस्ट्रॉल को घटाती है। तो कहिएगा कि स्तर कम करता है HDL के यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर हम भाषा में लिख दे रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा, स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा जो होती है, ट्रांस वसा हानिकारक है, हानिकारक है क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि यह खराब आपका LDL को या खराब LDL को बढ़ाती है तथा
आपका अच्छे कह सकते हैं, तथा अच्छे HDL को, तथा अच्छे HDL को, HDL को घटाती है। अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है? HDL कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, या अच्छे HDL के स्तर को कम करती है, को घटाती है। तो चलिए ये बातें तो है, और कह रहा है कि किसको घटाती है, तो कह दीजिएगा HDL, वही होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कह सकते हैं आप। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है ये। विटामिन B12 कोबाल्ट पाई जाती है, इसमें कोबाल्ट पाई जाती है, कोबाल्ट हो गया। ये बताइए हीमोग्लोबिन बताइएगा किस में, तो कहिएगा RBC में, RBC में। और याद रखेंगे लोहा पाई जाती है, लोहा। क्लोरोफिल में क्या होती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और कैल्कोपायराइट्स जो होती है कॉपर का अयस्क है, ये कॉपर का अयस्क होती है, ये अयस्क कॉपर का अयस्क होती है, ये कॉपर का अयस्क होती है। ये किसका अयस्क है? ये कॉपर का अयस्क होती है। ये सब बातें समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए, तो इसका जवाब कौन हो जाएगा? इसका मिलान कीजिए आप लोग तो फटाफट मिलान कीजिए। अब बताइएगा कोबाल्ट हमारा हो गया 2 हो गया, इसकी मुलाकात 2 से हो गया। यहाँ पर हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है 4 नंबर से। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है 1 नंबर। और ये बताइएगा इसकी मुलाकात 3 नंबर से। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 1 नंबर ऑप्शन सही है। 2 4, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 3। ये कितना नंबर से हो गया? क्या लिखा है? नहीं, ए नंबर होगा ना जी, 1 नंबर ना होगा। अरे यार कहाँ तुम लोग भटक रहे हो जी। कहिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है। हीमोग्लोबिन कितना नंबर पर है? तो कहिएगा आयरन 4 नंबर पर है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु कितना है? 1 नंबर पर है, 1 नंबर हो जाएगा। अगला नंबर पर है स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम कौन है? स्टार्च। बताइए स्टार्च को माल्टोस में बदलता कौन है? स्टार्च को माल्टोस में बदलता है कौन? हमारा एमाइलेज बनाता है। कौन हमारा? एमाइलेज बनाता है। जैसे कि स्टार्च को, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे सलाइवा में जो होती है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होती है? टाइलिन एंजाइम होती है। टाइलिन एंजाइम का काम है स्टार्च को माल्टोस में बदलना, और उसी टाइलिन को सलाइवा एमाइलेज भी कहा जाता है। सलाइवा एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं उसको। ठीक है, हाँ। अगला नंबर है कासेरुकु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं कासेरुकु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ा निकलता है। कौ जोड़ा? 31 जोड़ा निकलती है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखती है। सुनिए, मादा जनन पथ का मतलब फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? हमारा फेलोपियन ट्यूब में। सुनिए, अरे कौन है प्रभु, कहाँ पर है आप लोग? B नंबर ऑप्शन सही है। हाँ देखिए, मादा जनन पथ में मतलब कि फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म पहुंचता है। अगर उसको ओवा नहीं मिला तो क्या वो मर गया? तुरंत मर जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। 2 मिनट में खत्म हो जाती है। गलत। 20 मिनट में खत्म हो जाती है। नहीं यार, 90 मिनट का मतलब क्या होता है? 1.5 घंटा में। अरे यार 72 घंटा लगभग इंतजार करता है। लगभग कौ घंटा? 72 घंटा होती है। 72 घंटे इंतजार करती है बेचारा वो। 72 घंटे ओवा का इंतजार करती है। ठीक ना? अगर मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन तब नहीं होती है। 72 घंटा, हाँ 72 आवर होगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा आपका, इनमें से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुण सूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन में लिंग सूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन में निष्पीडन से उत्पन्न होती है? याद रखिएगा इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा बातें कहा जा सकता है, इसको याद रखना है इसको आपको।
ठीक ना, इसको आप लोग एकदम भली भांति याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए बताइए फटाफट, इसका कौन सा आंसर आने वाली है आपका, फटाफट बतला दीजिए भाई साहब, कौन सा आंसर आने वाली इसका जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग, कौन सा आंसर होगा। 37 का आप लोग खुद ब खुद आंसर बता दीजिएगा। तो कौन होगा 37 का आंसर, कहिएगा कि यहाँ पर मस्कुलर दुष्पोषण, मस्कुलर दुष्पोषण होगी। याद रखिएगा इस चीज को, कुछ कुछ चीजें याद रखने, जिसमें एक वो यही है जो याद रखने वाली है आपके लिए। येलो वेन, येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है जो किस में होती है, तब भिंडी में होती है, ये भिंडी की बीमारी है ये। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, किसकी है, तो कहिएगा भिंडी की बीमारी है। भिंडी, भिंडी खाए हैं लेडीज फिंगर। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, बताए तो हैं, कहिएगा धान की खेत के लिए उपयोगी है ये। किसके लिए, धान की खेत के लिए एजोला के साथ होती है, किसके साथ, एजोला के साथ। कौन है भाई, क्या कर रहे हो। चलिए ये बातें सही हो गया। अगला नंबर, अगला 40 नंबर क्वेश्चन, आखिरी सवाल है ये। ब्लू कार्बन क्या है, ब्लू कार्बन क्या है, तब महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन होती है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन होती है, वही हमारा ब्लू कार्बन कहलाती है। वन जैव मात्रा, बायोमास नहीं, गलत है ये, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, ब्लू। बहुत अच्छा सवाल है ये, अंडरलाइन करने वाली बातें हैं ये, बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन की मात्रा होती है, इसी को ब्लू कार्बन का नाम दिया गया। कौन कार्बन, ब्लू कार्बन कहते हैं इसको। चलिए आप लोगों का सेशन खत्म हो रही है। अच्छा क्वेश्चन था, अगर एक दिन में आपको 10-15 अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो समझिएगा कि वो बहुत पॉजिटिव चीज है आपके लिए। देखिए, और जब भी क्वेश्चन पढ़िए साइंस का ना, तो उसको ऐसा पढ़िए कि लगे कि हम इसको पढ़े हैं। रटने की कभी कोशिश मत करना है, कभी भी रटने की कोशिश कीजिएगा तो फंस जाइएगा साइंस में जाकर। एग्जाम में तो फंसना निश्चित है आपका, अभी आप निकल सकते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर फंस जाइएगा, इसलिए रटने की कोशिश कभी नहीं करना है आपको। थैंक यू।